वैज्ञानिक है। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम एवं भावनात्मक तनाव और दैनिक क्रियाकलाप संबंधी थेरेपी के लिए आपकी विशेषताएं जानी जाती है। आपसे निवेदन है मैम कि आज के इस उपलक्ष्य में आप जो भी जानकारी हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें देना चाहते हैं तो जो कि उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने व्याख्यान के माध्यम से जानकारी को हमारे जो भी श्रोता हैं या दर्शक हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आज पहले तो आप लोग ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। दानिश जी मैम ठीक है। ठीक है, बढ़िया। मोहन सर, दानिश सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे में कुछ अलग है जिसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है और उसको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आज का प्रेजेंटेशन करेंगे कि आपके बच्चे को कैसे सहायता मिल सकती है और क्या क्या तरीके होते हैं सहायता पाने के। तो सबसे पहले मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप। डेवलपमेंटल डिले, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपने जो एज है, अपनी जो उम्र है, उसके मुकाबले दूसरे बच्चों से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो चलने फिरने में पीछे रह सकता है, वो बोलने में पीछे रह सकता है, वो सोच विचार में पीछे रह सकता है, या अपने उम्र के बच्चों के साथ जो दोस्ती करनी होती है, जो व्यवहार करना होता है, उसमें भी पीछे रह सकता है। तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंटल डिले, यानी उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो डिले होती जा रही है, वो थोड़ा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम हो रही है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिले। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा फंक्शनिंग में, चलने फिरने में, स्पीच में, भाषा में, सोचने में और संबंध बनाने में पीछे रह सकता है। हम हमेशा बच्चे की ग्रोथ को या उसके बढ़ावे को उसके उम्र के हिसाब से 6 चीजों से नापते हैं। एक तो शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है वो किस तरह बोल रहा है, वो विकास, और उसे जैसे अगर आप उसे शादी में ले गए तो वो लोगों से बात कर पा रहा है कि नहीं, वो अपने इमोशन कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, जैसा सिचुएशन होगा उसका, जैसा वातावरण होगा उस हिसाब से वो डेवलपमेंट कर पा रहा है कि नहीं। और तीसरा होता है वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहा है, वो अच्छे से बोल रहा है कि उसको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है, कि वो ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है। तो इन मापदंडों पे हम अपने बच्चे की डेवलपमेंट को देखते हैं। ये एक चार्ट है, ये बच्चे के पहले 4 साल बच्चे को ये सब आना चाहिए उस बारे में चार्ट है। तो अगर आपका बच्चा 3 महीने का है तो उसे आवाज सुनते ही अपनी मुंडी टर्न करनी चाहिए, गला टर्न करना चाहिए, उसे अपने मम्मी पापा का चेहरा याद होना चाहिए, उसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे कोई कार चल रही है या कोई ट्रक चल रही है,
वो समझ सके कि ये चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं है, ये चल रहा है। अगर आप उसके मम्मी पापा हैं तो वो आपको पहचाने, 3 महीने का बच्चा। और अगर आप उसे स्माइल कर रहे हैं तो वो भी आपसे स्माइल करे, मुस्कुराए आपको देख के। अपना छाती और कंधा वो उठा सकता है, अपना हाथ वो माउथ तक ला सकता है, मुंह तक ला सकता है। और अगर उसके सामने कोई चीज पड़ी हो और उसे लगे वो चीज उसे खतरा पहुंचा रही है तो वो चीज को हटा भी सकता है। तो अगर आपका बच्चा 3 महीने का है तो ये सब उसे करना आना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो उसके लिए अलग चीजें होंगी। अगर आप उसके सामने गुस्सा कर रही हैं या रो रहे हैं तो उससे भी वो समझ जाना चाहिए कि सामने वाले बंदे का मूड कैसा है, तो उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना है। वो अपने हम उम्र बच्चों को देख के वो खुश होना चाहिए, वो गेम्स खेलना चाहिए, जैसे मम्मा को ढूंढो, मम्मा कहाँ गई, ये सब गेम्स खेलनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स जो वो चीजें पकड़ रहा है तो थोड़ी थोड़ी उसे चीजें भी पकड़ने आनी चाहिए। और जो अपने आप को मिरर में देखना है वो भी उसे देख के समझ जाना चाहिए कि ओके ये मैं हूँ, ये छोटा बेबी है। और 1-2 अक्षर के शब्द जैसे पापा, दादा, मम्मा उसे बोलने आने चाहिए। और वो बैठ सकता है बिना सपोर्ट के हाथों पर, और वो क्रॉल भी कर सकता है। जब आपका बच्चा 1 साल का होगा तो वो खड़ा होना चाहिए, वो फर्नीचर को पकड़ के चलना चाहिए। वो अगर आप उसे ताली बजा के दिखा रहे हैं तो उसे भी ताली बजानी चाहिए। अगर आप उससे कोई खुशी की बात, कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो वो उसमें रिएक्ट करे अच्छे से। वो आप कोई भी चीज छुपाएं तो वो ढूंढ के ला सके, पानी पी सके ग्लास में से और अपने बाल खुद संवार सके, फोन को पकड़ सके, फोन में से जो आवाज आ रही है उसको सुन सके। और ना बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए, बाय बाय बोलने के लिए वो इशारे कर सके, जैसे हाँ के लिए सर हिला सके, बाय बाय बोलने के लिए वेव कर सके। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही है आपको। मैम मैम मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। ठीक। और अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो वो छोटी छोटी चीजों को देख के खुश होना चाहिए। उसको अपने हम उम्र बच्चों को देख के एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए। वो छोटे से शेप जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वो सब अलग अलग कर सकता है उस टाइम पर। और उसे अपने परिवार वालों का नाम याद होना चाहिए। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं गोपाल सर आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपना माइक और कैमरा बंद कर लें ताकि आपको अच्छे से आवाज आए। हेलो। रियाज के पापा, आप कैमरा और माइक बंद कर लीजिए। जी जी सर। और जब वो 2 साल का होगा तो वो बिना मदद के, बिना सहारे के चल सकता है। वो ऑब्जेक्ट्स को देख के बोल सकता है ये ग्लास है, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये कोम्ब है।
और वो जो उसकी मम्मी करती है, जैसे उसकी मम्मी एक तरीके से बोलती है तो वो बोल सकता है उसी तरीके से, वो इमिटेट कर सकता है दूसरों को। और अभी वो 2-4 शब्दों के वाक्य भी बोल सकता है, और जो भी उसको बोला जाए वो रिपीट कर सकता है। जब आपका बच्चा 3 साल का हो तो वो जैसे डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, किचन किचन खेल सकता है, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को प्यार दिखा सकता है, गुस्सा दिखा सकता है। और उसके बाद वो शेप्स के साथ अभी कलर्स भी अलग अलग कर सकता है। अगर हम उसको एक कैट का पिक्चर दिखाए, बिल्ली का पिक्चर दिखाए, बिल्ली का फोटो दिखाए, तो वो उसे कैट के साथ मैच करेगा। उसको प्रोनाउंस भी अभी आएंगे, जैसे मुझे भूख लगी है। नॉर्मली छोटे बच्चे अपना नाम लेके बोलते हैं कि रिया को भूख लग गई। तो जब वो 3 साल के होते हैं तो वो मुझे, तुम्हें, तुम्हारा बोलना सीख सकते हैं। और 2-3 वाक्य जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। वो ये भी समझ सकते हैं कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये आपकी चीज है। और वो बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, दुख, रोना वगैरह, पर करेक्ट ओकेजन पे, जो सही सिचुएशन होगी उसी में। और फिर वो वॉक कर सकते हैं, सीढ़ी उतर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, भाग सकते हैं, और फ्रेंड्स बना सकते हैं। हमारा लास्ट जो स्टेज है जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है वो होता है 4 इयर्स। आपका बच्चा अगर 4 इयर्स का है तो इसी एज पीरियड में वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो 4 इयर्स में वो अपने हाथ धो सकता है, अपने बाल बना सकता है, सर्कल और स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है, स्पीक्स क्लियर सेंटेंसेस, मतलब तुतलाते हुए ना बोलकर वो क्लियरली बोल सकता है, कलर समझ सकता है, काउंटिंग कर सकता है, अपनी बारी आने का वेट कर सकता है। और उसके बाद उसे पता होता है कि वो लड़की है या लड़का है, और लड़की कैसे दिखती है और लड़के कैसे दिखते हैं। और वो जोक समझ सकता है, हंस सकता है, अपनी आवाजें निकाल सकता है, और ब्रश वो अपने आप कर सकता है, ड्रेस वो अपने साथ पहन सकता है, शू लेस वो अभी नहीं बांध पाएगा लेकिन ड्रेस वो खुद की पहन सकता है। ऑपोजिट वर्ड्स उसको आते हैं, जैसे ठंडा, गरम, ये सब। तो ये 4 साल का हमारा डेवलपमेंट चार्ट था कि इन 4 सालों में आपके बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा इनमें से कुछ भी दिए हुए एज पीरियड में, दिए हुए उम्र के गैप में नहीं कर पा रहा है तो आपके बच्चे को मदद की ज़रूरत है। और घबराने की कोई बात नहीं है, मदद बहुत है। आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे मदद हो सकती है। यहाँ तक आपको किसी को कोई सवाल है? तो आप पूछ सकते हैं। गोपाल सर, मोहन सर, दानिश सर, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, नो क्वेश्चन। हाँ, तो अब जब हमने देखा कि डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए और कौन से साल में आपके बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर आपका बच्चा वो नहीं कर पा रहा है तो हम एक प्रोग्राम के साथ आते हैं जिसका नाम होता है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली मतलब जल्दी, इंटरवेंशन मतलब उसको जो मदद चाहिए वो करना। तो इंटरवेंशन के दो ही
मकसद होते हैं, एक तो सपोर्ट करना और एक प्रिवेंट करना। जो आपके बच्चे की कंडीशन है वो ज़्यादा ना खराब हो, उसके लिए प्रिवेंशन करना। तो अर्ली इंटरवेंशन वो सर्विसेज होती है जो छोटे बेबीज को भी दी जाती है और छोटे बच्चों को भी दी जाती है। ये नॉर्मली पैदा होने से 6 साल तक दी जाती है, बट अगर सिवियरिटी ज़्यादा हुई, अगर गंभीरता ज़्यादा हुई, तो हम 21 ईयर्स तक इंटरवेंशन दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से डेवलपमेंटल एरियाज में आप इंटरवेंशन दे सकते हैं। उसके पहले मैं आपको पर्पस बताऊंगी कि क्यों ये ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है तो इंटरवेंशन के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं दे रहा है, वो किस बात में वो कम हो रहा है, किस बात में उसको सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स आके उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हम मैनेज कर सकते हैं उनकी कंडीशन को, जो उनकी कंडीशन है। हम असेस करते हैं, हम देखते हैं जो हम चीज़ें उसको सिखा रहे हैं वो सीखी गई है कि नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्स द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे और कंडीशन ना बिगड़े, और हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो उसके बेस पे हम सोल्यूशन दे सकते हैं। हम साइको एडुकेट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे के माता पिता को बता सकते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे संभालना है, उनका कैसे ख्याल रखना है और उन्हें कैसे सपोर्ट करना है। तो ओवरऑल माता पिता, टीचर्स, प्रोफेशनल्स जैसे स्पीच हियरिंग सेंटर्स, ये सब मिलके बच्चों की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं अर्ली इंटरवेंशन में और उसे बढ़ावा देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है उसी के लिए ये ज़रूरी है। ये बहुत सारे बच्चों के लिए ज़रूरी हो सकता है। नॉर्मली जो बच्चे घर पे उनका वातावरण ठीक नहीं है, उन्हें बहुत मारा जाता है या उन्हें बचपन से मजदूरी करनी पड़ती है, उनके लिए भी ये अच्छा है। जो अपने उम्र के बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये अच्छा है। जो नॉर्मल क्लास में नहीं समझ पाते, उनके लिए भी इंटरवेंशन अच्छा है। जो माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते काम के वजह से या बाहर जाने के वजह से, और उनका बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता, उनके लिए भी अच्छा है। ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनके वातावरण में स्कूल्स नहीं है या वो मौके नहीं दिए जाते बच्चों को ताकि वो कुछ सीख सके। ये कोमॉर्बिडिटी के लिए भी अच्छा है। कोमॉर्बिडिटी हम उसको बोलते हैं जब बच्चों को 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा परेशानी हो, जैसे बच्चा बोल भी नहीं पा रहा और बच्चा सुन भी नहीं पा रहा। और हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए भी अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। जब बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बच्चा सुन ही नहीं रहा या बच्चा एक जगह बैठ नहीं पा रहा, उन सब के वजह टाइम पर भी हम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर डेवलपमेंट का कोई भी स्टेज रह जा रहा है तो हम उस टाइम भी कर सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये बच्चे की प्रगति के बारे में सोचेंगे हम लोग मिलकर, और ये बच्चे के ग्रोथ को फोकस करेगा। ये बच्चे को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का हल निकालेगा। ये डायग्नोस्टिक होता है, मतलब डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स मिलके हमें बताते हैं कि बच्चे को एक्चुअली हुआ क्या है, और बच्चे को इससे बहुत सारे फायदे होते हैं।
और स्कूल्स में हम नॉर्मली रेमेडी करते हैं, जहाँ की उसी बच्चे को वही कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके सिखाया जाता है। जैसे अगर आपके बच्चे को मैथ्स नहीं आता तो हम उन्हें क्रेयॉन्स के साथ सिखाते हैं कि एक पेन है मेरे पास, एक कटोरी है मेरे पास कितनी चीजें हैं, तो वह एक और एक दो ऐसे करके सिखाया जाता है। और बच्चे को एक इंडिपेंडेंस भी मिलता है, तो स्वावलंबी बनता है। और ADL उसका जो डेली लिविंग का एक्टिविटीज है, जैसे ब्रश करना, खुद नहाना, खुद खाना, वो भी इम्प्रूव हो सकता है। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूजफुल होता है अर्ली इंटरवेंशन। एक तो अगर बच्चे को कोई परेशानी जन्म से है तो उसमें ये कामगार हो सकता है। अगर बच्चा अपने उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, उसके उस फील्ड में वो कामगार हो सकता है। अगर बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है या बहुत उसके एनवायरनमेंट खराब है, तो उसमें भी अर्ली इंटरवेंशन यूजफुल हो सकता है। पढ़ाई में, समाज में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, अपने आचरण को सुधारने में। और अगर उससे कोई मेडिकल कंडीशन है उसमें, और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको जॉब में कोई परेशानी आ रही है या उसको कोई काम सीखना है, उसमें भी ये कामगार हो सकता है। या बच्चे को कोई शारीरिक तकलीफ है, जैसे वो चल नहीं पा रहा, तो उसको हम क्रचेस देंगे और वॉकर्स देंगे। मोहन सर, आपको कोई डाउट है अब तक? नहीं। जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरवेंशन में होता क्या। तो इंटरवेंशन में सबसे पहला स्टेप है हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास अलग अलग टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप असेसमेंट कर सकते हो कि बच्चे को क्या हुआ है, कौन सी परेशानी है। टेस्ट देके, वर्बल फिजिकल टेस्ट देके असेसमेंट हो सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस होता है, वो परेशानी को एक नाम दिया जाता है, ये परेशानी क्यों हुई है, जन्म से हुई है कि बड़े होते होते हुई है, और उस हिसाब से उसका रेमेडी यानी कि हल दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं अर्ली इंटरवेंशन के। नॉर्मली रेमेडियल इंटरवेंशंस में हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, या तो शारीरिक और मेडिकल इंटरवेंशंस, या सोशल इंटरवेंशंस, या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। फिजिकल या मेडिकल इंटरवेंशन में अगर बच्चे को बोलने में परेशानी है या सुनने में परेशानी है, तो उसको हम असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं जहाँ जिनकी मदद से वो बोल सके, सुन सके। अगर उसको चलने में कोई परेशानी है तो हम उसे वॉकर देते हैं, स्टिक्स देते हैं। ऐसे करके हम उन्हें असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं। और अगर वो विजुअली चैलेंज्ड है या ब्लाइंड है तो हम उसे ब्रेल सिखा सकते हैं। अगर सोशल देखा जाए तो हम उनसे वो सिचुएशन देते हैं जहाँ वो बोल पाए, कम्युनिकेशन, उनकी भाषा सब इम्प्रूव करने के लिए हम फोनिक्स यूज करते हैं, हम इमोशनल चार्ट्स यूज करते हैं। अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। साइकोलॉजिकल में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम बच्चे को होती है या बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से हम दवा और काउंसलिंग के साथ उसको ठीक कर सकते हैं।
नॉर्मली जो सर्विसेज होती हैं उसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, गाइडेड काउंसलर्स आ जाते हैं, और जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, प्ले थेरेपिस्ट जो बच्चे को खेलते खेलते सिखा सके, वो सब लोग हमारे फील्ड में आ जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। एक सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेमेडियल सर्विसेज एडीएल स्किल्स पे, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्किल्स हमें चाहिए, जैसे खुद खाना, खुद नहाना, खुद कपड़े पहनना, वो सब स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती हैं। थेरेपीज में आ जाएगा आपका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, प्ले थेरेपी, और एडीएल स्किल्स में खुद नहाना, पर्सनल हाइजीन आ जाता है, खुद खाना आ जाता है, वगैरह हो गया। और हमारी जो थर्ड स्किल है वो होती है एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनको वही कॉन्सेप्ट एक एक्टिविटी या खेल द्वारा सिखा देते हैं। नॉर्मली जो हमारे थेरेपीज होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ बताया। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अगर आपके बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन चाहिए, उसके लिए चीज़ें पकड़ने के लिए, खुद के काम खुद करने के लिए फिजियोथेरेपी, ताकि उसकी जो मसल्स है वो टाइट ना हो, वो लूज रहे। स्पीच थेरेपी, अगर आपके बच्चे को बोलने में और सुनने में दिक्कत है। और सेंसरी इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम उनको अलग अलग टेक्सचर्स देते हैं, जैसे चावल का टेक्सचर, सूजी का टेक्सचर, ताकि वो समझ पाए। काउंसलिंग और स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग उन्हें सिखाते हैं और उनकी एबिलिटी के हिसाब से हम लोग उन्हें काउंसल करते हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत गुस्से में है या बहुत गुस्से वाला है तो हम उन्हें एंगर मैनेजमेंट या गुस्सा मैनेजमेंट का काउंसलिंग करते हैं। हम उन्हें स्पेशल एजुकेशन देते हैं, जो सब्जेक्ट उनके लिए ज़रूरी है सिर्फ हम वही बताते हैं उन्हें, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और साइंस की जगह पे हम उन्हें होम साइंस देते हैं, ताकि उन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनकी ज़िंदगी में काम आएंगी, वो सारी चीज़ें वो लोग सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले मोहन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको अर्ली इंटरवेंशन के बारे में क्या लगता है? अभी जितना हमने कवर किया उसके बाद आपको क्या समझा है? मोहन सर। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्वाति मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? हाँ मोहन सर। हेलो, हेल्थ इंटरवेंशन के बारे में मैम, जितनी जल्दी अगर इंटरवेंशन हो जाए उतना अच्छा बच्चे के लिए रहेगा, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा, ताकि अपनी जो भी उसकी नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अपना काम कर सके, हर चीज उनकी तरह ही कर सके। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी जल्दी अगर पहचान कर ली जाए बच्चे की डिसेबिलिटी या कोई जितने जो भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, और वहाँ से उसका चिकित्सा चालू हो जाए, ताकि जल्दी से जो भी है जितना छोटे में हो जाएगा उतना जल्दी कवर कर सकता है, रिकवरी हो सकती है बच्चे में। परफेक्ट, बहुत अच्छा, थैंक यू सर।
अच्छा, तो अभी हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं EIP या IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे के साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सब मिलके उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। जैसे बच्चा होता है, उसमें उसकी टीचर्स होती हैं, उसका प्रिंसिपल होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, और जो लोग जो प्रोफेशनल्स उनके साथ काम कर रहे हैं। जैसे अगर स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही है तो स्पीच थेरेपिस्ट होती है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही है तो फिजियोथेरेपिस्ट होती है। ये सब मिलके बच्चे का 5 गोल सेट करता है। महीने में 5 गोल सेट करता है कि इस महीने के अंत तक हम ऐसी चीजें करेंगे कि बच्चे को ये 5 चीजें आ जाए। तो ये हर मंथ बनता है, ये एनुअली भी बनता है। हमारे एनुअल गोल्स अराउंड 20 से 30 गोल्स होते हैं हमारे, और पूरे साल हम उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो इसको बोलते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यहाँ पे ये सारे लोग साथ मिलके बच्चे के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे के लिए एक प्लान बनाते हैं, ताकि अंत तक, साल के एंडिंग तक बच्चे को वो सब आ जाए जो उन्होंने प्लान किया था। अब हम जाते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज नॉर्मली बच्चे की होती है बचपन में। तो एक तो ऑटिज्म होता है, जहाँ पे बच्चा ऑटिस्टिक होता है। इसके लिए बच्चे को ऑटिस्टिक के असेसमेंट के लिए प्रॉपर क्लिनिक में जाना पड़ता है, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के अंडर उसका असेसमेंट होता है और डायग्नोसिस होता है। ऑटिज्म के 3 लेवल्स होते हैं। एक तो माइल्ड होता है, बहुत कम, एक मॉडरेट होता है और एक सीवियर होता है। बच्चे को ADD या ADHD भी हो सकता है, जहाँ पे वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता, एक जगह बैठ नहीं पाता, उसको उसमें परेशानी होती है कि एक जगह मैं कैसे बैठूं या कैसे फोकस करूं। विजुअल इम्पेयरमेंट, या तो बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखता, या तो थोड़ा दिखता है, या तो एक ही कलर में दिखता है, या तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। सेरेब्रल पैल्सी, जहाँ पे बच्चे की हाथ, पैर, स्पीच, सुनने की क्षमता, सब कुछ अफेक्ट हो जाते हैं। मेमोरी या उसका ब्रेन भी अफेक्ट हो जाता है। हियरिंग लॉस, या तो बच्चे को थोड़ा सा सुनाई देता है या तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। डाउन सिंड्रोम, जो एक जन्मजात बीमारी है, जहाँ पे बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, एपिलेप्सी या मिर्गी। लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। और मेंटल रिटार्डेशन, जैसे बच्चा नॉर्मल अपने एज के बच्चों जितना समझ नहीं पाता, जितना काम नहीं कर पाता, स्पीच वो बोल नहीं पाता। स्पाइना बाइफिडा, जहाँ पे उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो या तो बहुत टेढ़ी होती है या तो बाहर होती है, जिसकी वजह से बच्चे को चलने में बहुत परेशानी होती है। अगर जन्म के समय पे उसके ब्रेन को कुछ इंजरी हो गई, वो या गिरने से कुछ इंजरी हो गई और उसके बाद बच्चे का जो फंक्शनिंग है वो कम हो गया। और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है, जहाँ पे बच्चे को एक ही साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ जाती है, जैसे चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, दिखने में दिक्कत। तो ये सारे नॉर्मली देखी गई है बच्चों में, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स को पहले असेस करके कि कितना इनका लेवल है, ज़्यादा है, कम है कि बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्या है बच्चे को परेशानी, वो देख के
उसके बाद हम रेमेडी देते हैं जहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल्स आकर उनको हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो स्लाइड है वो अलग अलग प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में है। पहला है डिसलेक्सिया। आप सबने तारे जमीन पर देखी होगी। तो उस बच्चे को जो परेशानी थी उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया, जहाँ पे उसको जो लेटर्स है वो उल्टे दिखते हैं बच्चे को। डिस्कैल्कुलिया, जहाँ पे बच्चे को नंबर्स से परेशानी होती है, उसको नंबर्स समझ नहीं आते। डिस्ग्राफिया, जहाँ पे बच्चे को राइटिंग में दिक्कत होती है, वो पढ़ तो सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता, टाइप नहीं कर सकता ज्यादा, उसमें परेशानी होती है। डिसऑर्थोपेनिया, जहाँ पे बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, वो पढ़ अच्छे से सकता है लेकिन वो स्पेलिंग्स में गड़बड़ करता है। और सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग, जहाँ पे बच्चे को सुनाई तो दे जाता है लेकिन वो शब्दों का मतलब नहीं जान पाता। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, जहाँ पे बच्चा एक साथ एक जगह पे नहीं बैठ पाता, वो बोल नहीं पाता कि उसको क्या तकलीफ है, वो बता नहीं पाता, वो ओरली कुछ नहीं कर पाता लेकिन रिटन में वो बहुत अच्छा होता है। विजुअल जो मोटर डिफिशिएंट होता है, जैसे आपको ये मोबाइल दिख रहा है, ये 3D में है, राइट? आपको दिख रहा है इसके 3 साइड्स है, 4 साइड्स है, हम सबको 3D में दिखता है लेकिन इन बच्चों को 3D में नहीं दिख पाता। उनको एक चीज को समझने में, ये कौन सा चीज है उसको समझने में दिक्कत हो जाती है। और जो हमारा लास्ट है उसका मतलब यही है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। उसको अगर उठना होता है तो उसको उठने में भी परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है। वो एक चीज उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया लास्ट। तो ये था प्रेजेंटेशन। इसमें हमने देखा कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर्स को या कौन कौन से बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा, एक ब्रीफ देने के लिए। उसके बाद स्वाति मैम आपको पॉलिसीज भी बताएंगी। एक समरी देने के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन तब किया जाता है जब आपका बच्चा एक डेवलपमेंट जो उसे अपने उम्र के हिसाब से करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, उसके बाद उसे सपोर्ट और सर्विस की हेल्प लगती है। अर्ली इंटरवेंशन में पहले तो हम असेसमेंट करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे को कितनी परेशानी है। फिर हम डायग्नोसिस करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बच्चे को कौन सी परेशानी है। फिर उसके हिसाब से हम रेमेडी करते हैं। रेमेडी के लिए हम EIP बनाते हैं जहाँ पे सारे लोग जो बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स, बच्चा खुद, बच्चे के टीचर्स, बच्चे की फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सब लोग साथ में मिलके एक प्लान बनाते हैं। 4-5 गोल्स रखते हैं बच्चे को महीने में ताकि वो बच्चा उतना अचीव कर पाए। उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो होते हैं डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और प्ले थेरेपिस्ट भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद ये कौन कौन से बच्चों को यूजफुल होगा, ये उन बच्चों को यूजफुल होगा जो पुअर है मेंटली और एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं बता पाते, उनके लिए भी। और जो जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि उन्हें मौके मिल सके, तो जिनको पढ़ाई में दिक्कत होती है उनके लिए भी। और ये हम लोग
हर फील्ड में, हर एरिया में फोकस करते हैं, जैसे पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल। पर्सनली भी बच्चा अच्छा हो, अपनी काम खुद कर सके, ब्रश खुद कर सके, हाइजीन का ख्याल रख सके। साइकोलॉजिकली अगर उसको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कर सके। और अगर उसको कोई बिहेवियरल इशू है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत तनाव लेना, चुप हो जाना एकदम, उनके लिए भी। और जिनको कोई फिजिकल तकलीफ है, जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो गई, या डेफनेस हो गई, डमनेस हो गई, या ब्लाइंडनेस हो गई। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। मैं मोहन सर से पहले पूछना चाहूँगी कि आपके लिए ये कैसा था।